नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी टीजीटी एग्जाम 2025 की एक और क्लास में। इस क्लास में हम हेल्थ एजुकेशन टॉपिक को फिनिश करेंगे और अब से तब डेली क्लासेस पार्ट वाइज नहीं अपलोड होंगी। अब जो भी टॉपिक हम शुरू करेंगे उसको हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, इसीलिए अब डेली 20-20 या 30-30 क्वेश्चंस की क्लासेस नहीं होंगी। अब लॉन्ग क्लासेस होंगी जिसमें हम पूरा टॉपिक एक साथ कवर कर सकें, क्योंकि हमारे पास टाइम भी अब कम है, इसलिए हमें जल्दी से अपना कोर्स और प्रैक्टिस सेट कवर करने हैं। तो अब हम लॉन्ग क्लासेस अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप लोग ने ध्यान भी दिया होगा कि शॉर्ट्स के माध्यम से भी मैं क्वेश्चंस डालता रहता हूं, उनको भी आप देख सकते हैं। करीब 30-40 शॉर्ट्स पढ़ चुके हैं, हर शॉर्ट में एक क्वेश्चन है, तो उसमें हमने फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी हैं या जो भी संस्थाएं हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वो हमने शॉर्ट्स के थ्रू भी कवर किए हैं, तो उनको भी अपना प्यार दीजिए। हम हर तरीके से आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, तो चैनल पे बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन स्टडी हब में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शरीर के स्पर्श से अथवा आपसी व्यक्तिगत संबंधों के कारण एक जीव उसे दूसरे जीव में होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? What is the name given to the disease caused by one organism to another by touch of the body or by mutual personal relation? तो वो रोग कौन से होते हैं जो एक से दूसरे जीव में आपसी संबंधों या स्पर्श से फैलते हैं? तो इसके ऑप्शन है संक्रामक रोग, छूत की बीमारी, संक्रमण या एड्स। तो छूने से या व्यक्तिगत संबंधों से जो रोग फैलते हैं उनको क्या कहते हैं? तो जिन लोगों को भी इसका सही आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बाकी लोग देख सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छूत की बीमारी। छूने यानी स्पर्श करने या आपसी संबंधों से छूत की बीमारी फैलती है। नेक्स्ट, सामान्यतः एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट क्या पता लगाने के लिए किए जाते हैं? व्हाट आर द एलिसा एंड वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कॉमनली यूज्ड टू डायग्नोज? तो इसके ऑप्शन है मलेरिया, टाइफाइड, पीलिया या एचआईवी। तो आपको बताना है एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किस लिए किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एचआईवी। एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट एचआईवी का पता लगाने के लिए किए जाते हैं। एलिसा टेस्ट जो है इसके पॉजिटिव आने पर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है ताकि एड्स यानी एचआईवी का कंफर्मेशन हो सके। अगर एलिसा टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो यानी आपको एचआईवी है, और इसके बाद वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है उसके कंफर्मेशन के लिए। नेक्स्ट, बच्चों में दोष युक्त अस्थि का विकास इस कारण होता है? डिफेक्टिव बोन डेवलप्ड इन चिल्ड्रन इज कॉज्ड बाय। तो इसके ऑप्शन है स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी या टाइफाइड। तो बच्चों में जो दोष युक्त अस्थि होती है यानी डिफेक्टिव बोन डेवलपमेंट जो होता है वो किसकी वजह से होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिकेट्स। रिकेट्स यानी सूखे रोग के कारण बच्चों में डिफेक्टिव बोन डेवलपमेंट होता है। और रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट, जब शरीर बैक्टीरिया का आक्रमण झेल रहा होता है तो निम्नलिखित में से किसके बढ़ जाने की संभावना होती है? विच आर द फॉलोइंग इज लाइकली टू इंक्रीज व्हेन द बॉडी इज अंडर अटैक ऑफ बैक्टीरिया? तो इसके ऑप्शन है एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या इनमें से कोई नहीं। तो जब बॉडी पर बैक्टीरिया का अटैक होता है तो क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ल्यूकोसाइट। जब बॉडी पर बैक्टीरिया का अटैक होता है तो ल्यूकोसाइट की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या मनुष्यों में एक गैर संक्रामक रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन ह्यूमंस? तो इसके ऑप्शन है हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, तपेदिक या कैंसर। तो इसका सही आंसर है, ये आप सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन डी, कैंसर। कैंसर एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। इसके अलावा हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा और तपेदिक ये तीनों ही कम्युनिकेबल डिजीज हैं। सिर्फ कैंसर ही ऐसा है जो संक्रामक रोगों की श्रेणी में नहीं आता। नेक्स्ट, खाने के अस्वास्थ्यकर तरीकों से नहीं होता? अनहेल्दी वेज ऑफ ईटिंग वुड नॉट। तो खाने के अस्वास्थ्यकर तरीकों से क्या नहीं होता? तो इसके ऑप्शन है एनीमिया, एड्स, दंतीय क्षरण या मोटापा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एड्स। एड्स जो है वो खाने के असामान्य तरीकों से नहीं होता है। दंती क्षरण यानी डेंटल कैरीज, मोटापा और एनीमिया ये तीनों ही आपको असामान्य तरीके के खाने से हो सकते हैं, लेकिन एड्स जो है वो असामान्य तरीके के खाने से नहीं होता। नेक्स्ट, शरीर के किस अंग से पायरिया संबंधित है? विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज पायरिया रिलेटेड टू? तो इसके ऑप्शन है दांत, गला, आंख या कान।
तो शरीर के किस अंग से पायरिया संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दांत। पायरिया रोग जो है वो दांतों का रोग है। पायरिया जो है ये एक प्रोटोजोआ रोग है। ये मसूड़ों का रोग है और इसमें हमारे मुंह से बदबू आने लगती है क्योंकि मसूड़ों में पस बनने लगता है। नेक्स्ट, टाइफाइड की उद्भवन अवधि है। व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइफाइड? तो इसके ऑप्शन है 1 से 4 सप्ताह, 1 से 2 सप्ताह, 1 से 2 महीना या 2 से 4 महीना। तो टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 से 2 सप्ताह। टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 2 सप्ताह है। टाइफाइड जो है वो दूषित भोजन और पानी से फैलता है या होता है। नेक्स्ट, निम्न में से एक संक्रामक रोग कौन है? विच आर द फॉलोइंग इज एन इन्फेक्शियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज? तो इसके ऑप्शन है हैजा, कैंसर, मधुमेह या उच्च रक्तचाप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हैजा। कॉलरा एक कम्युनिकेबल डिजीज है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है। कैंसर, मधुमेह और उच्च रक्तचाप ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉलरा या हैजा। नेक्स्ट, H1N1 कौन से रोगजनक का परिवर्तित रूप है? H1N1 इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द विच ऑफ द पैथोजन? तो इसके ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, स्टेफिलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस। तो H1N1 जो रोग है वो किसका मॉडिफाइड रूप है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा ए। H1N1 इन्फ्लुएंजा ए का मॉडिफाइड रूप है। H1N1 जो है ये 2009 में भारत में बहुत तेजी से फैला था और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेजी से फैलता है। नेक्स्ट, इबोला नामक बीमारी किसके कारण होती है? व्हाट इज द कॉज ऑफ इबोला? तो इसके ऑप्शन है कीटाणु, विषाणु, कवक या शैवाल। तो इबोला बीमारी किसकी बीमारी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विषाणु। इबोला बीमारी जो है वो वायरस के कारण होती है। नेक्स्ट, एड्स में उष्मायन का औसत समय या संक्रमण के बाद की अवधि जिसके दौरान विषाणु रोग पैदा नहीं करता वह है द एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड इन एड्स और द पीरियड आफ्टर इन्फेक्शन ड्यूरिंग विच ऑफ द वायरस डज नॉट कॉज डिजीज। तो इसके ऑप्शन है 4 से 6 साल, 8 से 10 साल, 13 से 15 साल या 17 से 19 साल। तो एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड, HIV का इंक्यूबेशन पीरियड पूछा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 8 से 10 साल। HIV संक्रमण को एड्स की स्थिति तक पहुंचने में 8 से 10 साल का समय लगता है। यानी HIV वायरस जो है वो आपकी बॉडी में अगर इंटर हुआ तो आपको HIV तो हो गया, लेकिन उसको एड्स में कन्वर्ट होने में 8 से 10 साल का समय लग सकता है। HIV से ग्रसित व्यक्ति जो है वो बिना किसी लक्षण के 8 से 10 साल तक आराम से जी सकता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको HIV हुआ है। नेक्स्ट, यह बीमारी जिसे मानसिक बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है जाना जाता है। दिस डिजीज इज क्लासिफाइड एज अ मेंटल इलनेस, इट इज नोन एज। तो इसके ऑप्शन मधुमेह, दमा, टीबी या चेचक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दमा या अस्थमा। अस्थमा वह बीमारी है जिसको मानसिक बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दमा एक गंभीर बीमारी है। इसमें क्या होता है, जो श्वास नली होती है ये अंदर से सूज जाती है जिसकी वजह से हम सांस नहीं ले पाते हैं और हमारा दम घुटने लगता है। नेक्स्ट, आंत ज्वर और हैजा किस प्रकार के रोग हैं? टाइफाइड एंड कॉलरा आर व्हाट टाइप ऑफ डिजीज? तो इसके ऑप्शन है वायु जन्मित रोग, प्रदूषण जन्मित रोग, पानी जन्मित रोग या संसर्ग रोग। तो आंत ज्वर और हैजा यानी टाइफाइड और कॉलरा किस प्रकार के रोग हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पानी जन्मित रोग, वाटर बॉर्न डिजीज। देखिए मैंने आपको एयरबॉर्न, वाटर बॉर्न और फूड बॉर्न ये सारी डिजीज लिखवाई हैं, तो वहां जाके आप देख सकते हैं कि कौन सी कैसे होती है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ एक बार रखा ताकि आपको एक बार रिवीजन हो जाए। तो आंत ज्वर, टाइफाइड और कॉलरा जो है वो पानी जन्मित रोग हैं। ये दोनों रोग पानी से जन्म लेते हैं, गंदे पानी से। नेक्स्ट, दिल के दौरे के संभावित कारणों के रूप में निम्नलिखित 4 पहलुओं पर विचार किया जाता है। इन चारों में से उस कारण को बताएं जो कैंसर के लिए भी उत्तरदायी है। द फॉलोइंग 4 फैक्टर्स आर कंसीडर्ड एज पॉसिबल कॉज ऑफ हार्ट अटैक। आउट ऑफ दीज 4 आइडेंटिफाई द कॉज विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। तो देखिए दिल का दौरा पड़ने के लिए ये 4 पहलू हैं, तो इनमें से वो एक कौन सा पहलू है जिसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है? तो इसके ऑप्शन है उच्च रक्त शर्करा यानी हाई ब्लड शुगर, मोटापा, तंबाकू का सेवन, उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल। तो इनमें से वो एक कौन सा कॉज है जिससे आपको दिल का दौरा और कैंसर दोनों हो सकता है? तो
जिन लोगों को भी इसका सही आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तम्बाकू का सेवन, टोबैको कंजम्पशन। अगर आप तम्बाकू का सेवन करते हैं तो इससे आपको दिल का दौरा तो पड़ ही सकता है, साथ ही साथ आपको कैंसर भी हो सकता है। बाकी जो ये तीन एस्पेक्ट हैं ए, बी और डी, इन तीनों से आपको दिल का दौरा पड़ सकता है लेकिन कैंसर नहीं हो सकता। लेकिन सी जो है इससे आपको कैंसर भी हो सकता है और दिल का दौरा भी पड़ सकता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस हेपेटाइटिस बीमारी का वायरस सीधे संपर्क से उत्पन्न होता है? विच हेपेटाइटिस वायरस इज कॉज्ड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट? तो इसके ऑप्शन है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए का वायरस सीधे संपर्क से उत्पन्न होता है। हेपेटाइटिस ए जो है वो तीव्र वायरस संक्रामक जनित रोग है जो मलमूत्र के पथ से फैलता है। यह रोग प्रदूषित भोजन, जल और इससे ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। नेक्स्ट, फ्लैट फीट का पता किस यंत्र से लगाया जाता है? इज द फ्लैट फुट डिटेक्टेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट? तो इसके ऑप्शन है पेडोग्राफ, स्पेनोग्राफ, स्पायरोमीटर या एक्सेलेरोमीटर। तो फ्लैट फुट का पता कैसे लगता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पेडोग्राफ। फ्लैट फीट का पता पेडोग्राफ से लगाया जाता है। नेक्स्ट, मेरुदंड के एक तरफ के मुड़ को कहते हैं? व्हाट इज द बेंड ऑन वन साइड ऑफ द स्पाइन कॉल्ड? तो जब हमारी रीढ़ की हड्डी एक तरफ को मुड़ जाती है तो उस बीमारी को क्या कहते हैं, यानी उस पोस्चरल डिफॉर्मिटी को क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है काइफोसिस, स्कोलिसिस, लॉर्डोसिस या स्पॉन्डिलोलिसिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्कोलिसिस। मेरुदंड के एक तरफ के मुड़ को स्कोलियोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, रीढ़ की हड्डी ऐसे एस शेप में मुड़ जाती है। नेक्स्ट, भारत में 2009 में फैलने वाला संक्रामक रोग था? विच वॉज द इन्फेक्शियस डिजीज दैट स्प्रेड इन इंडिया 2009? तो इसके ऑप्शन है हैजा, मियादी बुखार, एड्स या H1N1। अभी कुछ क्वेश्चन पहले ही मैंने इसका आंसर एक एक्सप्लेनेशन में बताया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, H1N1। H1N1 जो कि इन्फ्लुएंजा ए का मॉडिफाइड रूप है, ये 2009 में भारत में तेजी से फैला था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हेपेटाइटिस मंद घातक है? विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस इज स्लो फैटल? तो इसके ऑप्शन हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस डी। तो वो कौन सी हेपेटाइटिस बीमारी है जो मंद घातक यानी धीरे धीरे हमको मृत्यु की ओर ले जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी एक मंद घातक बीमारी है। हेपेटाइटिस सी एक संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस सी वायरस HCV की वजह से होता है। इसका वायरस कौन सा है? HCV। ये यकृत को प्रभावित करता है यानी ये लीवर को प्रभावित करता है और ये बॉडी को धीरे 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 संक्रमित करता है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हेल्थ एजुकेशन में इतना ही। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि अब टॉपिक वाइज क्लासेस आएंगी। वो क्लासेस लंबी होंगी यानी बड़ी क्लासेस होंगी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उस एक ही क्लास में हम पूरा टॉपिक खत्म करेंगे। फिर वो क्लास कितनी भी लंबी क्यों ना हो, मिनिमम 100 क्वेश्चंस तो हम करेंगे ही करेंगे। अगर क्लास बहुत लंबी होगी तो हो सकता है कि हम टॉपिक को 2 पार्ट में भी डिवाइड कर दें, लेकिन 100 से कम क्वेश्चन किसी भी पार्ट में नहीं करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।